गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी सेकेंड ईयर आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी नई हेडिंग है न्यूरल कॉम्प्लेक्स इन हर्टमानिया। ठीक है, इसमें हर्टमानिया की 3 संरचनाएं होती हैं। न्यूरल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत 3 संरचनाएं आती हैं। कौन कौन सी हैं? न्यूरल ग्लैंड, ब्रेन या नर्व गैंग्लिया और डॉर्सल ट्यूबरकल ग्रुप के रूप में न्यूरल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे न्यूरल ग्लैंड। न्यूरल ग्लैंड क्या है? 1936 में 1936 में दास के अनुसार, किसके अनुसार? दास के अनुसार हर्टमानिया में उत्सर्जन न्यूरल ग्लैंड के द्वारा होता है। दास ने 1936 में बताया कि हर्टमानिया में जो उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है? न्यूरल ग्लैंड के द्वारा होता है। ठीक है, अब जैसे सिर्फ ये न्यूरल ग्लैंड का स्ट्रक्चर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, पहले न्यूरल ग्लैंड, ये सिर्फ जो है ये न्यूरल ग्लैंड है। इतना जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूरल ग्लैंड का है। ठीक है, इसमें हम देखें तो ये जो पोजीशन है वो ये वाली है, यहाँ ये है न्यूरल ग्लैंड। इसकी पोजीशन क्या है? ये जो है नर्व गैंग्लिया या ब्रेन के ऊपर स्थित होता है। तो इसका जो ब्रेन वाला भाग है वो कौन सा है? ये है, ये जो दिख रहा है बीच में ब्लू कलर में, ये इसका नर्व गैंग्लिया। नर्व गैंग्लिया को और क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। तो इसके ऊपर स्थित होता है ये। इसकी जो पोजीशन होती है वो ब्रेन के ऊपर होती है। ये है ब्रेन या नर्व गैंग्लिया के ठीक ऊपर मिड वेंट्रली टेस्ट में धंसा हुआ होता है। ये जो क्या है? नर्व गैंग्लिया है, न्यूरल ग्लैंड है, सॉरी। ये कहाँ पर स्थित होती है? ये नर्व गैंग्लिया या ब्रेन के ऊपर, कहाँ? बीच में है ना, मिड वेंट्रली टेस्ट में धंसा हुआ होता है। इसका जो साइज़ होता है वो क्या होता है? अब जैसे कि हम यहाँ पर देखें इसको, ये है हमारी न्यूरल ग्लैंड। ठीक है, अब इसका हम साइज़ देखें तो ये इसका साइज़ क्या होगा? ये लगभग 4 mm लंबी और 1 mm चौड़ी होती है। मतलब ये जो ग्लैंड है ना, ये जो यहाँ से ये जो ग्लैंड का साइज़ है ना, यहाँ पर ये इसका साइज़ कितना हो जाएगा? 4 mm। ठीक है, 4 mm लंबा और 1 mm चौड़ा और एलिप्टिकल होता है। ठीक है, इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? ब्राउन होता है, ब्राउन कलर का होता है, ये भूरा। अब इसकी संरचना हम देखते हैं। ये एक चौड़े ट्यूबुलर पार्ट और सक्रिय डक्ट की बनी होती है। यानी चौड़ा ट्यूबुलर पार्ट इसका कौन सा हो गया? ये हो गया, ये वाला है ना। और डक्ट क्या हो गई? ये हो गई। ठीक है, डक्ट की बनी होती है। चौड़ा ट्यूबुलर पार्ट मस्तिष्क के ऊपर स्थित होता है, ये जो ट्यूबुलर वाला भाग है। अब हम इसको यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो इसका जो ट्यूबुलर वाला भाग है ना, ये वाला भाग है, ये कहाँ पर स्थित है? ये रहा ब्रेन, और ब्रेन के ऊपर स्थित है। ठीक, तथा इसके अगले हिस्से से डक्ट निकलती है। अगला हिस्सा कौन सा हो गया? ये हो गया, जिससे क्या निकलेगी? डक्ट निकलेगी यहाँ पर। ठीक है, जो कि डॉर्सल ट्यूबरकल के आधार पर फेरिंक्स के प्री ब्रैंकियल हिस्से में खुलती है। किस पे खुलती है? फेरिंक्स के प्री ब्रैंकियल हिस्से पर ये जो है खुलती है। इसकी ओपनिंग कीप के आकार की होती है। अब यदि हम इसके स्ट्रक्चर को देखें आगे, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो इसकी ओपनिंग हो रही है ना, यहाँ पर जहाँ ये खुल रही है, ये देखिए, तो ये कहाँ खुल रही है? इसकी ओपनिंग कहाँ पर है? इसके प्री ब्रैंकियल पर खुलती है। और जो यहाँ पर जो इसकी ओपनिंग हो रही है ये कैसी है? कीप के आकार की, है ना। ये आपने देखा होगा कीप का जो आकार होता है इस तरह का होता है। तो हमारी ये जो डक्ट जो खुल रही है वो किस तरह से खुल रही है? ये कीप के शेप में खुल रही है, तथा उसमें सीलिया पाए जाते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर सीलिया क्लियर नहीं है, लेकिन क्या होते हैं इसमें जो है सीलिया
पाए जाते हैं। सीलिया क्या होते हैं, मैंने आपको बताया है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे जो होते हैं ना, इस तरह की जो संरचना होती है, इस तरह की जो छोटे छोटे होते हैं उन्हें सीलिया कहते हैं, और जो लंबे धागे जैसे बाल जैसी संरचना होती है उनको फ्लैजिला कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम पहुँचे। इसके बाद क्या है, ट्यूबुलर पार्ट के से कई ब्रांचेस खोखली संरचनाएं निकलती हैं। अब इसका जो ट्यूबुलर पार्ट है, यानी ये वाला जो ट्यूब जैसी संरचना बन रही है इसमें, यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, ये संरचनाएं कैसी होती हैं, ये खोखली होती हैं। अब यहाँ जाते हैं। टिब्यूल की आंतरिक सतह दो प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। जो इसकी टिब्यूल्स बनी होती हैं वो किससे, इसकी जो इंटरनल सरफेस होगी है ना, आंतरिक सतह, दो प्रकार की कोशिकाएं यानी सेल्स से बनी होती हैं। कुछ गोल होती हैं जिसमें बड़ा केंद्रक होता है, जो कुछ गोल वाली जो होती हैं, मतलब किस तरह की होंगी, वो इस शेप में जो होंगी है ना, तो उनमें जो केंद्रक होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा। जो गोल कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें जो न्यूक्लियस पाया जाएगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा। तथा अन्य कोशिकाएं जो छोटी होती हैं, जो सेल्स इनमें छोटी होंगी, उनमें केंद्रक भी कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, जिसमें रंजक दाने, यानी रंजक का मीन्स होता है पिगमेंट्स, ठीक है, और दाने क्या मतलब क्या हो जाता है, ग्रेन्यूल्स। कुछ गोल कोशिकाएं होती हैं जिनमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है, और कुछ अन्य छोटी कोशिकाएं होती हैं जिनमें क्या होते हैं, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। पिगमेंट ग्रेन्यूल्स का क्या मतलब हो गया, रंजक दाने, यानी कलर्ड दानेदार संरचना पाई जाती है। रंजक कोशिकाएं समय समय पर ग्रंथि की गुहा में छोड़ी जाती हैं। जो इसकी पिगमेंटेड सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, समय मतलब आवश्यकता पड़ने पर, ग्रंथि की गुहा मतलब क्या हो गई, ये जो ग्लैंड है ना, इसकी जो गुहा मीन्स कैविटी है ना, जहाँ पर ये वाले भाग में यहाँ पर छोड़ दी जाती है, और वे फेरिंग्स में इकट्ठी होती रहती हैं, जहाँ से ये बाहर जाने वाली पानी की धारा के साथ में शरीर के बाहर निकल जाती हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर ये पिगमेंट्स इकट्ठे हुए, ठीक है, और फिर कहाँ इकट्ठे हुए, ये यहाँ से जा कर के फेरिंग्स वाले भाग में इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ से देखिए ये हो गई, यहाँ पर इस डायग्राम में हम देखें, ये हो गया ये ग्रुप वाला भाग, ठीक है, और यहाँ से ये कहाँ आ जाएगा, ये फेरिंजियल वाले भाग में आ जाएगा, इस इधर वाले भाग में आ जाएगा। ठीक है, फेरिंजियल वाले भाग में इकट्ठी हो जाती हैं, फिर जहाँ से ये बाहर जाने वाली पानी की धारा के साथ में शरीर से बाहर निकाल दी जाती हैं। इन ग्रेन्यूल्स के दानों में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं है ना, तो ये इनमें क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ, मतलब जो एक्सक्रीटिव मटेरियल है वो होता है, जिसको क्या कहते हैं, जेंथाइन और यूरेटस होते हैं। जो पिगमेंट है ना, कौन कौन से जो ग्रेन्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, जेंथाइन और यूरेटस होते हैं। ठीक है, अब इसका उत्सर्जी इसका कार्य क्या है, तो इनका जो कार्य होता है वो होता है उत्सर्जन का। ठीक है, ये शरीर के उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। न्यूरल ग्लैंड का काम क्या है, ये शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालती है। ठीक है, अब ये पूरा जो हमने काम देखा वो किसका देखा, न्यूरल ग्लैंड का ना। यहाँ पर इसका हमने स्ट्रक्चर देखा, कैसी होती है ये, तो नलिकाओं वाली होती है ना, ट्यूबुलर पार्ट होता है इसका, एक भाग जो होता है वो डक्ट का होता है। ठीक, ये हो गया इसका ट्यूबुलर पार्ट, और ये हो गया इसका डक्ट वाला भाग। ये कहाँ पर स्थित होती है, ये ब्रेन के ऊपर है। यहाँ पर हम ये इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये कहाँ पर है, ब्रेन के बिल्कुल ऊपर स्थित होती है, ये रहा ये ब्रेन के ऊपर। ठीक है, तो और इसका जो कार्य है वो क्या है, शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना। तो ये आपको न्यूरल ग्लैंड जो है क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसके जो अदर फंक्शंस हैं, अदर फंक्शंस ऑफ न्यूरल ग्लैंड, अन्य कार्य क्या है। जूलियन ने 1881 में, किसने, जूलियन, पहले किसने सबसे पहले इसको उत्सर्जी पदार्थ के रूप में किसने बताया था, दास ने 1936 में। ये चीज़ें जो मैं सेंटेंस बोल रही हूँ ये सारे जो हैं आपको याद रखने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। न्यूरल कॉम्प्लेक्स
आपसे टिप्पणी में भी पूछ सकते हैं और इसको जो है लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो इसकी ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इनको बहुत अच्छे से आप तैयार करना। जो डायग्राम है इसमें आप जैसे देख रहे हैं, इसको और थोड़ा सा बड़ा, ये मेरा छोटा बन गया है, इसको और थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करना जिसमें और सारे पार्ट जो हैं क्लियर दिखाई दें, जैसे मैंने बनाए हैं इस तरह से, है ना। तो इससे क्या होगा कि जब आपका डायग्राम तैयार होता है तो आपकी थ्योरी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाती है, क्योंकि आप जिस ऑर्गन को बना रहे हैं, जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, जिसको आप लेबलिंग कर रहे हैं जिसकी, तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें बिल्कुल पहले से ही तैयार हो जाती हैं, तो उसको आपको थ्योरी में लिखने में फिर टाइम नहीं लगता है। तो जहाँ आपका डायग्राम तैयार होता है वहाँ आपकी थ्योरी अपने आप ही तैयार हो जाती है। तो आप जो नोट्स बनाएंगे उसमें इसी तरह से अपनी जो डायग्राम है इसी तरह से कलर डायग्राम बनाएंगे और लेबलिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उनमें सारे पार्ट्स क्लियर होना चाहिए। बना के इतनी प्रैक्टिस करेंगे आप कि आपको ये डायग्राम बनाने में टाइम ना लगे, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज पड़ती है जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और इस तरह से अपने काम को करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं अदर फंक्शंस ऑफ न्यूरल ग्लैंड। जूलियन ने 1881 में, किस समय, 1881 में, तथा बक, फ्लोरकिन एवं दास को हम पहले ही देख चुके हैं, ने 1956 में ये बताया कि यह ग्रंथि, ये जो ग्लैंड है, एक हार्मोन स्रावित करती है। कौन सी ग्लैंड? न्यूरल ग्लैंड। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? न्यूरल ग्लैंड के बारे में। तो ये जो ग्लैंड है ये क्या करती है? एक हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है जो कि ओविपोजिशन, ठीक है, डेवलपमेंट तथा मेटामॉर्फोसिस आदि को नियंत्रित करती है। किसको? ओविपोजिशन को, डेवलपमेंट को और इनकी मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करती है। कौन सी ग्लैंड? जो न्यूरल ग्लैंड से जो हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं वो इनकी ओविपोजिशन को, डेवलपमेंट को और मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करती है, तथा ये कशेरुकियों की पिट्यूटरी ग्लैंड के समान होती है। अब जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, है ना, ये किसका काम कर रही है? जो न्यूरल ग्लैंड, इनमें मेनली इसका इतना फंक्शन क्यों है? क्योंकि ये किसकी तरह काम कर रही है? जो वर्टिब्रेट्स में, है ना, हमारे में भी, हमारी बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या होती है? मास्टर ग्लैंड होती है ना। हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। तो उसी तरह से ये उसी के सिमिलर काम करती है, इसीलिए इसका जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद है ये म्यूकस सिक्रेट करने वाली ग्रंथि भी मानी जाती है। अब ये हार्मोन का सेक्रेशन तो करती ही है, साथ में और क्या करती है? ये म्यूकस का भी सेक्रेशन करती है। इसमें लिम्फ ग्लैंड भी मानते हैं, इसे लिम्फ ग्लैंड भी माना जाता है। लिम्फ ग्लैंड क्या होती हैं? हमने पढ़ा है, जहाँ पर क्या होता है? लिम्फ ग्लैंड जिनमें वो सेल्स बनती हैं जो क्या करती हैं? एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करती हैं, हमारे बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है ना। तो इस तरह से ये किसका काम कर रही है? लिम्फ ग्लैंड का। तो ये कितने काम कर रही है? हार्मोन सेक्रेट कर रही है, ठीक है, ये म्यूकस का सेक्रेशन कर रही है और साथ में लिम्फ ग्लैंड की तरह भी काम कर रही है। तो लिम्फ ग्लैंड तो होती हैं जो बॉडी को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, बीमारियों से लड़ने का काम करती हैं, ये हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। तो ये हो गए इसके बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क, इम्पॉर्टेंट काम। इसके बाद ये भी कहा जाता है कि ये भोजन ग्रहण करने को नियंत्रित करती है तथा पानी की धारा में स्पर्म तथा ओवम की उपस्थिति बताती है। अब न्यूरल ग्लैंड और क्या क्या काम कर रही है? ये भोजन को ग्रहण कर रही है, डाइजेस्ट नहीं कर रही है, ग्रहण कर रही है ना, अंदर ले रही है, ठीक है। और साथ में क्या कर रही है? बॉडी में स्पर्म और ओवम इन दोनों की उपस्थिति को भी बताती है। अब देखो न्यूरल ग्लैंड के कितने काम हो गए, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नर्व गैंग्लिया। न्यूरल ग्लैंड आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। ये पोर्शन कितना है? इतना सा। ये काम कितने कर रही है? हार्मोन्स का काम कर रही है, म्यूकस का काम कर रही है ना, और ये लिम्फ ग्लैंड का भी काम कर रही है, साथ में भोजन को एंटर करा रही है ना, ग्रहण कर रही है बॉडी में, और स्पर्म और ओवम की प्रेजेंट को भी बता रही है, ठीक है। इसकी पोजीशन हम देख चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा न्यूरल ग्लैंड। अब इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा, आपका ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दूसरा पार्ट है इसका नर्व गैंग्लिया। नर्व गैंग्लिया ये जो
आपको दिख रहा है यहाँ पर ब्लू कलर में मैंने बनाया है, ये रहा, है ना, नर्व गैंग्लिया, ये वाला भाग, ये पूरा क्या कहलाता है, नर्व गैंग्लिया। इसको हम और क्या कहते हैं, ब्रेन या नर्व गैंग्लिया, ठीक है। ये गुलाबी रंग का लगभग 4 mm लंबा एवं ठोस होता है। अब यदि हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही देखें तो कैसा होता है, गुलाबी रंग का, मैंने ब्लू कलर का बता दिया, कोई बात नहीं, हम इसको गुलाबी कलर में भी देख लेंगे ना, ये गुलाबी कलर में बन गया ये, ठीक है, ये हो गया गुलाबी कलर का। और कितना, इसकी लंबाई कितनी हो गई, 4 mm। तो न्यूरल ग्लैंड की लंबाई थी वो भी कितनी थी, 4 mm, है ना, चौड़ाई 1 mm थी। और जो नर्व गैंग्लिया है इसकी भी जो लंबाई है वो कितनी है, 4 mm, लंबा एवं ठोस होता है, जो कि मेंटल में पृष्ठ तल पर दोनों साइफनों के मध्य दशा होता है। अब मेंटल में, यहाँ पर हम इसके डायग्राम में देखें, यहाँ पर कहाँ गया इसका मेंटल वाला भाग, ये रहा इसका मेंटल, है ना। तो मेंटल में, एक मिनट, सॉरी, ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये रहा इसका मेंटल वाला भाग। तो मेंटल तो ये पूरा ही हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक। तो मेंटल में ये कहाँ बीच में धंसा हुआ रहता है, मेंटल वाले भाग में। डॉर्सल सरफेस पर दोनों साइफनों के मध्य में धंसा होता है। दोनों साइफन क्या होगा, मतलब डॉर्सल साइड इधर से भी और इधर से भी बीच में धंसा हुआ है। और वैसे कैसे हो गया, ये जो न्यूरल ग्लैंड है उसके नीचे हो गया, क्योंकि न्यूरल ग्लैंड इसके ऊपर थी, है ना, तो ये बीच में धंसा हुआ होता है। अधिकांश ट्यूनिकेट्स में ये न्यूरल ग्लैंड के पृष्ठ की ओर होता है। जो ट्यूनिकेट्स होते हैं उनमें इनकी पोजीशन क्या होती है, न्यूरल ग्लैंड के पीछे की ओर, पृष्ठ की ओर होता है। किंतु हर्डमानिया में ये न्यूरल ग्लैंड के ठीक नीचे स्थित होता है। मैंने अभी आपको बताया कि इसकी पोजीशन क्या है, हर्डमानिया में इसके बिल्कुल नीचे, है ना। जब ये इसके ऊपर है तो नेचुरल बात है कि ये इसके नीचे होगा। जो ब्रेन है वो कैसा होता है, बाईपोलर एवं मल्टीपोलर तंत्रिका कोशिकाओं एवं शाखान्वित तंत्रिकाओं का बना होता है। जो इनका ब्रेन है, ब्रेन का मतलब क्या हो गया, जो अभी हमने यहाँ स्ट्रक्चर देखा है ना, ब्रेन वाला भाग, कैसा होता है, ये बाईपोलर और मल्टीपोलर तंत्रिका कोशिकाओं एवं ब्रांच्ड जो नर्व्स होती हैं उनका बना होता है। यह शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, जो रिफ्लेक्ट एक्शन होता है ना, कि बाहर से कोई भी उद्दीपन हमको पता चला, मतलब कोई भी बाहरी कोई भी चेंजेस हुए, किसी भी तरह का इम्पल आया, है ना, और जो हमारी बॉडी ने ग्रहण किया, तो उसके अगेंस्ट हम क्या जो क्रिया करेंगे, है ना, हमारी बॉडी में एकदम से क्या प्रतिक्रिया करती है वो, किसी भी तरह के कोई भी बाहरी जैसे टच होना या किसी पार्टिकल का आ जाना, किसी खतरे का महसूस होना या वाटर करंट का तेज या कम होना, इस तरह से मतलब किसी भी तरह का कोई चेंजेस हमारी बॉडी जो फील करती है, किसी भी तरह की फीलिंग का आना, बॉडी को टच होना, और उसके टच होने के बाद में हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में, मतलब उससे टच होने के बाद में क्या प्रतिक्रिया करेगी, जो इस तरह की क्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये उसका काम करता है, कौन सा, नर्व गैंग्लिया जो होता है ये प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। मस्तिष्क से आगे की ओर तंत्रिकाएं ब्रेंकियल साइफन की ओर, 2 तंत्रिकाएं पीछे की ओर एट्रियल साइफन को जाती हैं। जो इसकी आगे की ओर की जो तंत्रिकाएं होती हैं यानी नर्व्स होती हैं वो ब्रेंकियल साइफन की ओर, और 2 जो नर्व्स होती हैं वो पीछे की ओर एट्रियल साइफन की ओर जाती हैं। 2 जाएंगी ब्रेंकियल साइफन की तरफ और 2 जाएंगी एट्रियल साइफन की तरफ। हमने जो इसका स्ट्रक्चर देखा था, है ना, अब हम इसको ऐसे समझ लें, जब हमने हर्डमानिया का स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें कैसा था, एक तो इस तरह का था, है ना, ब्रेंकियल साइफन, उसी के पास में ये था एट्रियल साइफन, जो हमने इसका एक फुल्ली स्ट्रक्चर देखा था, यही था ना, इसी तरह का तो था हर्डमानिया का स्ट्रक्चर। तो ये वाला जो रीज़न था वो था ब्रेंकियल साइफन
और ये वाला जो था वो था इसका एट्रियल साइफन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो दो इसकी जो नर्व्स होंगी, है ना, किसकी, नर्व गैंग्लिया की जो दो नर्व्स होंगी, दो जाएंगी ब्रेंकियल साइफन की ओर और दो जाएंगी एट्रियल साइफन की ओर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नर्व गैंग्लिया। दो पार्ट हो गए हमारे न्यूरल कॉम्प्लेक्स के, पहला न्यूरल ग्लैंड, दूसरा नर्व गैंग्लिया। अब क्या है, अब है डॉर्सल ट्यूबरकल। डॉर्सल ट्यूबरकल क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, डॉर्सल ट्यूबरकल। अब ये क्या होती है, ये एक छोटी सी संवेदी संरचना प्री ब्रेंकियल जोन में पेरीफेरेंजियल बैंड और डॉर्सल लेमिना के बीच में मिड डॉर्सली लटकती रहती है। कहाँ पर, सबसे पहले तो क्या है, ये संवेदी संरचना यानी सेंसरी स्ट्रक्चर है जो सेंस को ग्रहण करने का काम करेगी। ठीक है, अब ये है कहाँ पे, प्री ब्रेंकियल जोन में, प्री ब्रेंकियल जोन में पेरीफेरेंजियल बैंड, ये रहा पेरीफेरेंजियल बैंड, है ना, कहाँ पर, ये लटक रहा है यहाँ पे, ये इस तरह की संरचना है, ये ऐसी संरचना है। ठीक है, यहाँ पर ये तो पेरीफेरेंजियल बैंड और डॉर्सल लेमिना, ये जो डॉर्सल ट्यूबरकल है ये कहाँ पर, पेरीफेरेंजियल बैंड और डॉर्सल लेमिना, ये रहा डॉर्सल लेमिना। ठीक है, ये डॉर्सल लेमिना और पेरीफेरेंजियल बैंड, यहाँ दोनों के बीच में मिड डॉर्सली लटकती रहती है, ये लटक रहा है यहाँ पे, है ना। डॉर्सल ट्यूबरकल, जिसे डॉर्सल ट्यूबरकल कहते हैं। ये दो शंक्वाकार कुंडलित पिंड की बनी होती है। कैसी होती है, दो शंक्वाकार यानी शंकु के आकार की दो पिंड, कौन कौन से हो गए, ये हो गए, है ना, इन दो पिंडों की बनी होती है। प्रत्येक पिंड आधार से शीर्ष तक सीलिया युक्त सक्रिय नलिका का बना होता है। अब ये देखिए आप यहाँ स्ट्रक्चर में इसके हम देख रहे हैं कि इसके जो स्ट्रक्चर इस तरह से जो बना हुआ है ना, इसमें क्या है, ये सीलिया लगे हुए हैं। इसमें जो है सीलिया लगे होते हैं। सक्रिय नलिका का बना होता है। इसकी बाहरी सतह सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम कोशिकाओं की बनी होती है। जो इसकी बाहरी सतह होती है, कौन सी हो जाएगी इसकी बाहरी सतह, ये वाली, है ना, ये इस तरह से जो है, ये किसकी बनी होती है, कॉलुमनर एपिथेलियम सेल्स की बनी होती है, जिनमें अनेक तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इसमें बहुत सारी वो जो है नर्व्स पाई जाती हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य देखते हैं। ये फेरिंक्स में प्रवेश करने वाले जल का स्वाद, टेस्ट एवं गंध यानी उसके स्वाद को और उसकी सुगंध का परीक्षण करता है। अर्थात ये ऑल्फैक्टरी एवं गस्टेटरी दोनों प्रकार की संवेदनाओं का ज्ञान जंतु को देता है। ठीक है, इसका काम क्या हो गया, ये सेंसेस को पहुंचाता है। दूसरा, ये टेस्ट को भी, गंध को, टेस्ट को और ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी दोनों प्रकार की जो संवेदनाएं होती हैं, जो सेंस होते हैं, उनको एनिमल तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ हुआ हमारा इसका न्यूरल कॉम्प्लेक्स, नर्व गैंग्लिया और डॉर्सल ट्यूबरकल के बारे में कंप्लीट, जो इसका ब्रेन है। ठीक है, अब ये आप टॉपिक जो है अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इसका गोनट्स का। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।